डिपेंडेंस अगर बनी हुई है तो इसका मतलब कुछ फायदा तो दे रही है, लेकिन आपकी कोशिश होती है जल्दी इससे निजात पाई जाए, नहीं तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां पहुंचने की संभावनाएं रखते हैं। ये बात लागू होती है ब्रिक्स नेशंस पर भी। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनकी डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न डोमिनेटेड इंटरनेशनल सिस्टम। फायदा तो होता रहा है, तभी इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव हुआ है, लेकिन क्योंकि ये डिपेंडेंस है, ज्यादा फायदा वेस्टर्न कंट्रीज को हुआ है, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। चाइना का कहना है ब्रिक्स को एक्सपेंड करना है और इस डिपेंडेंस को ब्रेक करना है। क्या वाकई केवल ये डिपेंडेंस को ब्रेक करने के लिए है या फिर इसमें कुछ अन्य पहलू भी इन्वॉल्व हैं? भारत को इससे फायदा होगा कि नुकसान, चलिए जानते हैं इन डिटेल। उससे पहले इंफॉर्मेशन, इंडियन ज्योग्राफी बाय स्टडी IQ, ये बुक आ चुकी है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस इन अ सिंपल मैनर, डायग्राम्स, मैप्स, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, प्री कम मेंस क्वेश्चंस इस बुक में आपको मिल जाएंगे। shashank.parbeing, दैट इज माई इंस्टा हैंडल। यहाँ पर वीडियो से जुड़े अपडेट्स, MCQs आते हैं, आप जुड़ सकते हैं। अबाउट ब्रिक्स, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, नाम से तो आप वाकिफ हैं। जिम ओ'नील US बेस्ड गोल्डमैन सैक के एक इकोनॉमिस्ट थे। उनका कहना था कि ये 4 अर्थव्यवस्थाएं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, इनमें पोटेंशियल है कि अगर ये साथ आ जाएं तो ये आज की टॉप अर्थव्यवस्थाओं को सरपास कर देंगे जल्दी। 2050 का उन्होंने एस्टिमेट बताया था लेटेस्ट स्टेज पर। ऐसा क्यों? उनका कहना है कि डेवलपमेंटल स्टेज जो है लगभग सेम है। मतलब क्या हुआ? ह्यूज पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी भी फेवर में है, रिसोर्सेज भी हैं, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अलग अलग देशों का एक कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है। तो अगर साथ मिल जाएं तो जाहिर सी बात है जो ग्रोथ डायनेमिक्स हैं ये फर्दर बूस्ट हो जाएंगे। इनकी बात को सुनकर 2006 में UN जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही थी जर्मनी में। साइडलाइन पर इन 4 देशों के विदेश मंत्री मिलते हैं और कहते हैं भाई बात सीरियसली ले ली जाए। 2009 में पहली मीटिंग होती है रशिया में और फॉर्मलाइजेशन होता है ब्रिक का। साउथ अफ्रीका भी नहीं आया था। साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ तो उसके बाद बन गया ब्रिक्स। हेडक्वार्टर है शंघाई में, न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर वाली बिल्डिंग में, जिसको हम ब्रिक्स टावर भी कहते हैं। स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा कि ये कोई UN, वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्था नहीं है। ब्रिक्स एक ग्रुपिंग है और इस ग्रुपिंग ने एक संस्था को बनाया है जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक। यहां पर चेयरमैनशिप एनुअली रोटेट होती है, जैसे 2021 में इंडिया के पास थी ब्रिक्स समिट, राइट। 2022 में इसकी चेयरमैनशिप किसके पास है, जरा कमेंट में बताइएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? DBI मतलब क्या हुआ? डीपन करना है अपने एंगेजमेंट को जिस एरिया में ऑलरेडी है, ब्रॉडन करना है, इंटेंसिफिकेशन करना है। आप में से कुछ लोगों को ये बातें जो हैं बोल बचन लगती होंगी, राइट, कि क्या होता है इसमें। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए ब्राजील। अब ब्राजील हमें पता है कि इथेनॉल के टॉप प्रोड्यूसर्स में से एक है और हम फ्यूल ब्लेंडिंग पर बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ऑलरेडी अगर हम इथेनॉल कुछ ले रहे हैं तो हम डीपन कर सकते हैं अपने एंगेजमेंट को। हमें पता लगा कि और भी मिरेकल्स पिछले 10 सालों में ब्राजील ने अपनी अर्थव्यवस्था में किए हैं, हमारी कुछ ज़रूरतें वहाँ से पूरी हो सकती हैं, तो ब्रॉडन कर सकते हैं। अब उन जगह भी एंगेज करेंगे जहाँ पर पहले नहीं कर रहे थे, और ओवरऑल अपने एंगेजमेंट को, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को अब हम इंटेंसिफाई कर देंगे, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स लाएंगे, राइट। जो डेवलपमेंट मॉडल है वो सस्टेनेबल रहेगा, इक्विटेबल रहेगा और म्यूचुअली बेनिफिशियल रहेगा, यानी कि इन 5 देशों का फायदा हो। इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हमें एक दूसरे की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को पहचानना होगा। अगर हमें पता है कि रशिया नेचुरल गैस, ऑयल, कोल ये हमें प्रोवाइड कर सकता है, तो जाहिर सी बात है हम रशिया के साथ उन मुद्दों पर एंगेज हो जाएं। अवॉइड कंपटीशन वेयर एवर पॉसिबल, राइट। कंपटीशन बाहर से करेंगे, राइट। वेयर एवर पॉसिबल, आई हैव यूज द वर्ड। ईच मेंबर ग्रोथ हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए और डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन में ट्रेड है, साथ में स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू हम पीपल टू पीपल एक्सचेंज। आप में से कुछ लोग सोचते होंगे पीपल टू पीपल एक्सचेंज से होना क्या है। देखिए, जब लोग आपस में जानते हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, तो वही लोग तो आगे पॉलिसी मेकर्स बनते हैं। और जहाँ पर जनता दूसरे देश से अच्छी तरह जानकारी रखती है, तो वहाँ पर उस देश के लिए अगर कोई पॉलिसी सरकार बना रही है, फर्दर स्ट्रेंथन कर रही है रिलेशंस को, तो ऐसे में जनता की गुडविल भी सरकार को सपोर्ट देती है। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी इसका पार्ट है, और कोऑपरेशन डिप्लोमेटिक एंड गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि अल्टीमेटली हम कुछ वादा करके आए ब्राजील में, लेकिन उस वादे को पूरा तो सरकारी संस्थाओं के आपसी तालमेल से होगा, तो ऐसे में वो भी इसका एक पार्ट है।
राइट। सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, ध्यान ये भी रखिएगा, ठीक है। इन छोटे छोटे वर्ड्स पर यूपीएससी प्रीलिम्स में खेल जाती है। वाई चाइना वॉन्ट्स टू एक्सपेंड ब्रिक्स, मिस्टर वैंग जी फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि एक्सप्लोर द क्राइटेरिया, कि हम ऐसा नहीं है कि जो भी आना चाहे आ जाए ब्रिक्स में, हम एक क्राइटेरिया रखेंगे और फिर ऐड होने का प्रोसेस भी रखेंगे जिससे हम सबके लिए वो फायदेमंद हो। ये कह रहे हैं कि देखिए, एक तो वेस्टर्न सैंक्शंस हम देख चुके हैं ड्यूरिंग दिस रशिया यूक्रेन क्राइसिस। अब इस वेस्टर्न सैंक्शन से नुकसान तो सबको हुआ, भाई रशिया ने वॉर किया इन यूक्रेन, रशिया का कहना है मेरे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किया। मैं तो कह रहा था कि यूक्रेन नेटो का पार्ट मत बनाइए यूक्रेन को, मेरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर कर दीजिए, मैं वॉर नहीं करूंगा। अब रशिया ने किया, मतलब ये चाइना का पॉइंट है, वो लेजिटिमेसी दे रहा है उसके एक्शन को, और चाइना कह रहा है कि अब इससे जब वेस्टर्न सैंक्शन से नुकसान हो रहा है तो ऐसे में क्यों ना हम एक अल्टरनेट मैकेनिज्म बना लें। ब्रिक्स में ही कुछ ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्थाएं ऐड हो जाएं, जब वो कहें सैंक्शंस तो हम कहें कि आप सैंक्शन खेलते रहिए, हम तो आपस में व्यापार करेंगे, तो हम उनके सैंक्शंस को इनइफेक्टिव कर सकते हैं। आप कहेंगे लेकिन ये सैंक्शन तो ज़रूरी होते हैं सर, हमने न्यूज़ वगैरह में पढ़ा है। चाइना कहता है कि भाई सैंक्शंस क्यों रशिया पर ही लग रहे हैं, चाइना पर ही लग रहे हैं। इंटरवेंशन तो यूएस, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ने भी कई देशों में किया है पास्ट में। इराक के हालात देखिए, क्या वहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले? नहीं मिले। तो ऐसे में अब वहां पर जो तहस नहस हुआ, ऐसे में क्यों ना यूएस पे सैंक्शंस लगाए जाएं? कोई लगाता है यूएस पे सैंक्शंस? नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि यूएस के पास है पावर, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिसके पास पावर उसकी बात सही। कुछ ऐसा एक रियलिस्ट परसेप्शन यहां पर ड्राइव होता है। रशिया ने इससे पहले भी कहा कि इंटीग्रेट करते हैं अपने पेमेंट सिस्टम को, कारण रशिया के कुछ बैंक्स को, ऑलरेडी बड़े बैंक्स को स्विफ्ट से हटा दिया गया है। स्विफ्ट है क्या? ये कोई पेमेंट का जरिया नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल पेमेंट्स में जब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेजा जाता है तो वो बैंक पहले कहता है भाई मुझे वेरिफिकेशन दिखाइए स्विफ्ट मैसेज से। तो जो स्विफ्ट सर्विस है वो मैसेज देती है, उससे ऑथेंटिकेट होता है ट्रांजैक्शन, और तब जाके ये बैंक्स आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अगर रशिया के बैंक्स को वहाँ से हटाया तो अब रशिया के बैंक के जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, रशिया का व्यापार प्रभावित होगा। रशिया ने कहा क्यों ना हम आपस में अपने पेमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट कर लें। तो पहले भी आइडिया आ चुका है। 2015 में इवन ब्रिक्स समिट में भी ये कहा गया था हमें स्विफ्ट का अल्टरनेटिव लाना चाहिए। 2015 में ये बात हो रही थी। चाइना ने तो अपना ले आया है, जैसे कि CIPS, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। चाइना कहता है कि भाई मैं अलग अलग देशों को ऑफर दे रहा हूं, भाई आपको हमसे सामान चाहिए? वो कहेंगे जी बिल्कुल चाहिए, आपका सामान सस्ता भी है, अच्छा भी है। चाइना मेजर एक्सपोर्टर है। चाइना कह रहा है कि देखो अब मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं, आपके बैंक्स हमारे इस सिस्टम से इंटीग्रेट हो जाएं, तो ऐसे में हमारे लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी, आपको कुछ और फेवरेबल यू कैन से एंगेजमेंट हम कर देंगे। तो चाइना इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाह रहा है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं हमें तो स्विफ्ट पर विश्वास है। चाइना कह रहा है ये बात समझिए कि जो पेमेंट सिस्टम होता है उसमें क्या चीज़ें चाहिए आपको? ये 3 चीज़ें चाहिए। क्या? एक तो सिक्योर हो, हमारा वाला सिक्योर है। दूसरा स्टैंडर्डाइज्ड हो, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है हम उसी के हिसाब से काम करते हैं। और तीसरा रिलायबल एनवायरनमेंट हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि इससे आपको कुछ अलग नुकसान हो, हमें कुछ अलग रेट हो, ऐसा कुछ नहीं है, रिलायबल होगा। तो ऐसे में आप इस पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं। क्या इंडिया ने भी इस दिशा में कुछ काम किया? जी हाँ, हमने बनाया SFMS, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। यूपीएससी प्रीलिम्स में यहां पर क्वेश्चन खेल सकती है, तो ध्यान रखिएगा। अभी इंट्रा बैंक ट्रांजैक्शंस में भी कई बैंक्स इसका इस्तेमाल करते हैं। इंट्रा बैंक का मतलब होता है बैंक आपस में जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें भी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि RTGS, NEFT, ECS। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि भाई ये जो सिस्टम है इंडिया में बनाया किसने? तो ध्यान रखिएगा, IDRBT, इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और किसने बनाया था? ये बेसिकली स्टैब्लिश किसने किया था? RBI ने किया था इस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश 1996 में। तो डेट और ईयर पे तो नहीं खेलेगी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। आई थिंक अब आप नहीं भूलेंगे। ब्रिक्स ने अपना एक CRA भी बनाया, कंटिजेंट रिजर्व। इसका मतलब क्या है? ब्रिक्स नेशंस ने कहा कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें फॉरेन करेंसी होती है कम, अब हमें बाहर से कुछ लेना है तो उन्हें फॉरेन करेंसी देनी है। अब अगर नहीं है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाएगा। तो ऐसे में जब हम IMF से कहते हैं कि भाई जरा फॉरेन करेंसी दे दो हमें, तो IMF कहता है ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो टफ एंड टर्म्स कंडीशंस वो जनरली वेस्टर्न नेशंस के फेवर में होती हैं ज़्यादा। तो ऐसे में हमने अपना CRA बनाया, यानी कि अगर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अभी टेम्पररी रूप से कुछ फॉरेन करेंसी कम है और आपको बाहर से
ट्रेड करना है तो ऐसा करिए, आप CRA से करेंसी स्वैप के थ्रू पैसा ले सकते हैं, यानी कि उस टाइम पर उनको रुपये दे दीजिए, उनसे आप युआन डॉलर ले लीजिए। तो ये अरेंजमेंट एक तरीके से हम डिपेंडेंस को ब्रेक करने के लिए कर रहे हैं। रशियन फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो बैन लगाता है ना US एंड वेस्टर्न नेशन, इससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी इंपैक्ट होती है। आप देख ही सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइस, गैस का प्राइस। तो मुझे बताइए, आप सभी की जेबों पर भी फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। अब एक नैरेटिव बन रहा है कि इसकी जिम्मेदार कौन है? रशिया है, पुतिन है। पुतिन कह रहा है मैं कैसे जिम्मेदार, मैंने अपनी सुरक्षा के लिए यूक्रेन में इंटरवीन करा, आपने बैन लगाए, इस वजह से ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी डिसरप्ट हो रही है, कई लोगों की जॉब्स जा रही है, तो जिम्मेदार तो वेस्ट होना चाहिए। लेकिन वेस्ट ये कहानी जो है ये फैला रहा है, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने दिया है। तो ऐसे में इन्होंने कहा है कि हमें जॉइंट एफर्ट्स करने चाहिए, बहुत हो गया डिपेंडेंस। तो ब्रिक्स नेशंस को अब हाथ मतलब साथ में मिलाने चाहिए और देशों के साथ भी एंगेज करना चाहिए। तो पहला रीजन आपको क्लियर हुआ, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, ये इसका रीजन है जिस वजह से ब्रिक्स को एक्सपेंड करने की बात हो रही है। दूसरा देखिए, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड यूनिलैटरलिज्म। इनका कहना है कि एक समय था वो 1980s वाला, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं कह रहे थे कि भाई हमें खुला व्यापार करना चाहिए, फ्री ट्रेड करना चाहिए, यानी कि ट्रेड बैरियर्स को हटा दीजिए, जितना ज़्यादा आसानी से आपस में ट्रेड करेंगे, जैसे कि घर में आप ट्रेड करते हैं, मीन्स देश के देश में आप ट्रेड करते हैं, ऐसे दुनिया में ट्रेड करिए, तभी जो है गरीबी जाएगी, तभी समृद्धि आएगी। इसको हम कहते हैं LIEO, लिबरल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ऐसे में अब इनका कहना है कि जब आपने LIEO की बात की, अब क्या हुआ आपको? अब आप ट्रेड बैरियर्स लगा दे रहे हैं कई देशों से होने वाले इंपोर्ट पर। जैसे इंडिया से इंपोर्ट मान लीजिए US में हो रहा है तो US कई चीज़ों में ट्रेड बैरियर लगा दे, ऐसे ही चाइना पर ट्रेड बैरियर लगा दे। तो ऐसे में आप तो प्रोटेक्शनिज्म खेल रहे हैं, यानी कि आप अपनी इकोनॉमी को प्रायोरिटी दे रहे हैं और वो दीवारें खड़ी कर रहे हैं। अब क्या हुआ? तो ऐसे में इनका कहना है कि अब हमें रिफॉर्म्स चाहिए यूनाइटेड नेशन में और अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे WTO में। इनका कहना है कि जो हम हैं, ब्रिक्स नेशंस हैं, हम मल्टीलेटरल पर फोकस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया साथ मिलकर आगे बढ़े, सस्टेनेबल हो, ह्यूमन राइट्स को हम ध्यान में रखना चाहते हैं और हम सबके लिए फ्रीडम चाहते हैं। तीसरा है इकोनॉमिक रीजंस। क्या है कि भाई हमें पोटेंशियल है, इस वजह से हम डिपेंडेंस को तोड़ने के लिए तैयार हैं। पोटेंशियल कैसे? जिम ओनील ने कहा था 2050 तक ये सरपास कर देंगे मेजर इकोनॉमीज को। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये रैंक हैं अमंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। 17% जो वर्ल्ड का ट्रेड इन कमोडिटी होता है वो यहाँ से आता है। अब जरा इनकी इकोनॉमी पे एक जरा नजर डाल लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डेटा को रटिए, लेकिन केवल एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे अभी 2022 में, अब देखिए ये हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है, बीच में स्लंप आया जब ये कोविड हुआ, और फिर देखिए अब इकोनॉमी सभी नेशंस की, 5 नेशंस की ट्रैक पर है। टॉप में है हमारा चाइना है, सेकंड में है इंडिया और थर्ड में है ब्राजील। अब देखिए रशिया जो है 4th नंबर पर है, ठीक है। अब प्रोजेक्शन देखिए 2026 में चाइना अभी यहाँ पर 18,463 बिलियन डॉलर पर है, मीन्स GDP, और यहाँ पर 2026 का प्रोजेक्शन है 24,996, मीन्स 24,996 बिलियन डॉलर GDP हो जाएगी चाइना की। इंडिया की 4,393.81 ये प्रोजेक्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ग्रोथ प्रोजेक्शन अच्छा है। अब ये कुछ बेसिक डेटा, 3 बिलियन पीपल रहते हैं इन नेशंस में, 43% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, और पॉपुलेशन का मतलब है कि यहाँ मार्केट है, पॉपुलेशन है तो कंज्यूमर है, और जो भी मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो चाहेंगे इन देशों के साथ बेहतर एंगेजमेंट करना, क्योंकि उनकी ग्रोथ भी तभी होगी जब वो बेच पाएंगे, और जनसंख्या तो हम लिए बैठे हैं। इकोनॉमिस्ट डोमिनिक विल्सन एंड मिस रूपा कहते हैं कि 2050 तक G7 नेशंस की कलेक्टिव स्ट्रेंथ को सरपास कर देंगे ब्रिक्स नेशंस। वेस्टर्न नेशंस सैचुरेशन पर हैं, जबकि ब्रिक्स नेशंस इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। फेमस इंटरनेशनल स्कॉलर मिस्टर मर्शाइमर कहते हैं कि देखिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और उसमें आपका स्टेटस, ये आपकी ओवरऑल पावर को बयां करता है। तो अगर ब्रिक्स नेशंस का स्टेटस इंप्रूव हो रहा है इकोनॉमिकली, मिलिट्रली, पॉलिटिकली, तो जाहिर सी बात है वो चाहेंगे ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को बनाना जहां पर उनका प्रभुत्व हो, या फिर वो चाहेंगे कि जो अभी इंस्टीट्यूशंस हैं ब्रिक्स के एक्सपेंड होने पर फायदा होगा कि नुकसान होगा, फायदा होगा, बट वी नीड टू बी केयरफुल। जो नेशंस ऐड किए जाएं उनके ऐड होने से हमें भी फायदा हो और उनको भी फायदा हो, तभी वो कलेक्टिव स्ट्रेंथ होगी, US सैंक्शंस का इंपैक्ट कम होगा, नेटो पर डिपेंडेंस कम होगी, साथ में हम ट्रेड, मेडिकल, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर सेक्टर्स में अपनी ग्रोथ को फर्दर कर पाएंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको पूरा इशू। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।